आपने यकीनन ये मामला देखा होगा, सादुर रहमान मारूफ यूट्यूबर है, उनको एनसीआईए ने गिरफ्तार किया है। जो चार्ज शीट है, हाउ डू यू डिफाइन दैट? ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये किस कदर संगीन दफात हैं जो इस मुकदमे के अंदर है? जी बिल्कुल, जो दफात मैंने देखी है पीका के जो कानून है उसके अंडर जो दफात लगाई है, जिसके अंदर गलबन 12, 13, 14, इवन के 14 की जो सेक्शन है वो साइबर टेररिज्म का सेक्शन, और उसके अंदर बहुत संगीन किस्म की जो सजाएं हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो मेन जो केस अगर हम बात करें इस केस की, वो बैंकिंग फ्रॉड का है, और या डिजिटल फ्रॉड आप इसे कह सकते हैं कि आप अपनी जो शोहरत है जो अपने सोशल मीडिया से कमाई है, आपका एक इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर, और मिलियंस में आपकी फॉलोइंग है यूट्यूब के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, और फिर आप उस इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए आप एक इस तरह का बिजनेस अपने जहन में और आइडिया क्यूरेट करते हैं कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें वो रातों रात लोगों को अमीर होने के बाग दिखाकर और फिर खुद उसमें से पैसे बनाकर और फिर यहाँ से निकलते बने। तो इस किस्म का एक फ्रॉड का केस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो दफात है वो डेफिनेटली जो इन्होंने लगाई है वो बैंकिंग फ्रॉड की हैं, और साइबर टेररिज्म की भी इसमें चीजें शामिल हैं, जिसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट्स के अंदर कि कोर्ट्स अब फर्दर कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे इस केस को। क्या सारी की सारी दफात जो इसके अंदर लगाई गई, क्योंकि दफात बहुत ज्यादा इसके अंदर लगाई गई है, साइबर क्राइम की भी और पीपीसी की भी, तो क्या सारी की सारी वो एप्लीकेबल होंगी या नहीं? लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और स्टेट बैंक के लॉज और रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं जो कि बेटिंग यानी कि जुआ उसकी तरफ लोगों को माइल करे। और डकी भाई साहब जो है वो यही करते रहे हैं। उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस जिसकी मैं बात कर रहा था, मिलियंस की तादाद में उनका इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर, और हमारे यूथ उनकी एजुकेशन तो है नहीं। और ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि इस चीज से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में वो लोग जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को जानते हैं कि बाहर कौन से ऐसे मौके हैं, जैसे आपको पता है आजकल एक पाकिस्तान में बिटकॉइन का बड़ा जैसे एक चर्चा है, और लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है, और ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, किस तरीके से माइनिंग होती है। सिर्फ आपने उस वक्त भी नोट किया होगा कि वकार ज़का साहब थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और फिर उसको हवा दी और कोशिश की कि लोगों को ल्योर इन किया जाए, और उसमें भी उन्होंने खासी कमाई की है। और फिर इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन जो फाइनेंशियल जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ऑनलाइन या ई कॉमर्स टाइप के बिजनेस होते हैं, तो वो भी सारे के सारे क्रेडिबल नहीं है। पाकिस्तान में उस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, ना उनकी कंपनियों की एग्जिस्टेंस है। और इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही हुआ है कि डकी भाई ने अपने आप को बायोमो का अपना पाकिस्तान का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव या इस किस्म का एक ओहदा शो करके लोगों को ल्योरिंग करके और बेटिंग की तरफ माइल करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के बैंकिंग लॉज के सरासर खिलाफ है। अच्छा हारून बलोच साहब, अब जाहिर है जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर, आप डिजिटल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आयद होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत पे जो है पेश करना चाहिए। लेकिन हमने देखा ही है कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और फिर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है, और फिर उनको जो फॉलो करने वाले हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इस पर कोई रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए? मतलब यहाँ डिसाइड कर लेना चाहिए एफआईयू, और छान पटक होनी चाहिए सबकी। वो टिकटॉक से कर रहे हैं, वो यूट्यूब से कर रहे हैं, या किसी और जगह पे इन्फ्लुएंस करते हुए ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर इसलिए होते हैं कि ये यहाँ पे तो कमाई बहुत ज़्यादा है, जो शायद इंजीनियरिंग की डिग्री लेके या मेडिकल की डिग्री लेके या कोई और स्किल लेके शायद इतने पैसे नहीं मिल सकते, ये ईजी मनी है। तो इसके लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा सकता है? देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान में बहुत मैं कहूँगा कॉम्प्रिहेंसिवली मौजूद है। डिजिटल स्पेसेस को गवर्न करने के लिए बहुत अच्छे लॉज मौजूद है। जैसे पीका के अंदर ये शिकें जो इस वक्त इन्होंने लगाई हैं, ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की शिकें डाली गई हैं।
फिर इसके अलावा और भी बैंकिंग के अपने लॉज हैं, स्टेट बैंक के लॉज हैं, रूल्स हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जो है ना इसमें मजीद लॉज को स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है, सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है। हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत, मतलब पूरी दुनिया तारीफ करती है पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लॉ मेकिंग है वो जरूरत से ज्यादा हुई हुई है। तो लीगल फ्रेमवर्क का इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इशू है एजुकेशन का। आई थिंक कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरीके से जो जदीद दौर है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी डार्क स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं जिनको आप एजुकेशन के जरिए आवाम को बताकर कि आपने किस किस्म की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क है या दुनिया का लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखें, बेटिंग के हवाले से अगर सिर्फ हम इसी केस को हम मद्देनजर रखें तो बेटिंग पूरी दुनिया में तो बैन नहीं है ना, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको लीगलाइज किया हुआ है। और इस किस्म के एप्लीकेशंस की मौजूदगी और इस किस्म के बिजनेसेस की मौजूदगी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही है। लेकिन उन कंट्रीज में जहां पर ये काम लीगल है, जैसे चाइना, मकाओ, इस किस्म के कंट्रीज हो गए या फिर यूएस हो गया, वहां पर इस किस्म की चीजें चलती है, दुबई वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के लॉज में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क बताने की जरूरत है आवाम को, यूथ को, कि आप किस किस्म की ऑनलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। ठीक है हारून भरोसा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नहीं पता होगा। जी जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर अनफॉर्चुनेटली। मुझे ज़्यादा कलामी के लिए माजरत, एक ब्रेक लेते हैं। ये अलार्म बेल है जो रिंग हो रही है और बड़ी तेज़ी से जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कम अज़ कम फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उस इन्फ्लुएंस में आके इस तरह की कोई हरकत कर जाते हैं जिसका खमियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है।